जब भी हम लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है मोनालिसा की वो बेहद शांत सी मुस्कुराहट, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे जीनियस की जो अंदर से भयानक रूप से परेशान था, जिसका दिमाग ना अपने समय से लिटरली 400 साल आगे चल रहा था। एक ऐसा सच जो शायद ही आपने कभी सुना हो। जरा सोचिए, 1482 का वक्त था। सिर्फ 24 साल का एक लड़का दा विंची, जो समाज के तानों से और अपनी बेइज्जती से इतना टूट चुका था कि उसने खुद को 4 साल तक एक कमरे में कैद रखा। और जब वो उस अंधेरे से बाहर आता है तो वो मिलान के ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को एक खत लिखता है। और पता है उस खत में क्या था? वो खुद को एक पेंटर या आर्टिस्ट नहीं बताता। उसने सीधे सीधे लिखा था, मैं एक वॉर इंजीनियर हूं। एकदम शॉकिंग है। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा विरोधाभास, एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ हमारे पास वो इंसान है जो इतना ज्यादा शांतिप्रिय था, इतना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन कि वो पिंजरे में बंद परिंदों को सिर्फ इसलिए खरीद लेता था ताकि उन्हें आजाद कर सके। और दूसरी तरफ अचानक एक ऐसा डार्क रूप सामने आता है जो इंसानों को खेत में गेहूं की तरह काट डालने वाले खूंखार मशीनी रथ और मौत के हथियार डिजाइन कर रहा था। ये कोई आम बात नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, तबाही की मशीनें, खौफ का मैकेनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान के इस दौर में अपनी खोई हुई इज्जत और ताकत वापस पाने की भूख ने दा विंची को कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने हथियारों की फिजिक्स को सीधे सीधे खौफ की साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया। उनके दिमाग से निकले कुछ बेहद खौफनाक हथियारों की बात करें तो द ग्रेट अर्बलिस्ट, एक ऐसी क्रॉसबो जो पूरी की पूरी एक बिल्डिंग के साइज की थी। फिर ये 33 बैरल ऑर्गन, जिसे आप आज की मशीन गन का एकदम शुरुआती रूप मान सकते हैं। और वो भयानक स्काइथेड चैरियट या रथ, जिसके दोनों तरफ घूमने वाले ब्लेड्स लगे थे। दा विंची ने यहाँ एक खौफनाक गणित लगाया था। उन्होंने रोटेशन के रेडियस को सीधा इंसान की तबाही के साथ कैलकुलेट किया था। और हाँ, वो आयरन टैंक भी, जो 360 डिग्री फायर कर सकता था, बिल्कुल एक चलते फिरते लोहे के किले की तरह। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। क्या आप सोच सकते हैं कि स्टीम इंजन के आविष्कार से 300 साल पहले ही इस इंसान ने भाप से चलने वाले एक हथियार का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया था। और तो और, उन्होंने एक पूरा मैकेनिकल चलने वाला रोबोटिक शेर भी डिजाइन किया जो सिर्फ और सिर्फ गियर और स्प्रिंग के दम पर काम करता था, वो भी तब जब इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं था। अनबिलीवेबल। अब आते हैं दूसरे भाग पर, उड़ान और प्रकृति, आसमान छूने की जिद। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए, सिर्फ जमीन को जीत लेना दा विंची के लिए काफी नहीं था। अब उन्हें आसमान चाहिए था। उनके अंदर एक ऐसी जिद पैदा हो गई कि वो किसी भी तरह उस अदृश्य फिजिक्स को डिकोड करना चाहते थे जो उड़ान के पीछे काम करती है। तो ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा? शुरुआत में उन्होंने पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाने वाली एक मशीन बनाई जो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पक्षियों की बायोलॉजी को और गहराई से समझा, उनके पंखों के घुमावदार आकार यानी उस कर्व्ड ज्योमेट्री को ऑब्जर्व किया, और उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ पंख फड़फड़ाने की नकल करना एक बहुत बड़ी गलती थी। यही उन्होंने हवा के दबाव या प्रेशर डिफरेंस को नोटिस किया, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम। बेसिकली उन्होंने एरोडायनामिक्स का बर्नौली सिद्धांत खोज निकाला था, वो भी इसके ऑफिशियली सामने आने से पूरे 300 साल पहले। इसी दौरान एक दिन जब वो एक पेच यानी एक स्क्रू को घूमते हुए ऊपर आते देख रहे थे, उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने कंक्लूड किया कि रोटेशनल मोशन से हवा में लिफ्ट पैदा होती है, और इसी एक थॉट ने उनके हेलीकॉप्टर के ब्लूप्रिंट को जन्म दिया। दा विंची ने यह साबित कर दिया कि आसमान कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो एक फिजिकल मीडियम है। जरा सोचिए, ये बात मॉडर्न एविएशन के शुरू होने से 450 साल पहले की है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे भाग का, मानव शरीर के राज, एक महान पर्दाफाश। 1500। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो सालों की संख्या है जितने वक्त तक हमारी पूरी इंसानी मेडिकल साइंस पीछे चल रही थी, बिना कोई सवाल किए, बस पुरानी और रिजिड सोच में फंसी भी थी। इस बात को हम दो अलग अलग विचारधाराओं के कॉन्ट्रास्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ वो रोमन डॉक्टर गैलन की पुरानी मिथक वाली थ्योरी थी, जो बेसिकली सूअरों की चीर फाड़ करके बनाई गई थी। उनका मानना था कि शरीर को कोई आत्मा चलाती है,
लिवर हमारा खून बनाता है और दिमाग तो बस एक कूलिंग सिस्टम है। और दूसरी तरफ थी दा विंची की हकीकत, जो असली इंसानों की चीर-फाड़ से निकली एक बायो इंजीनियर्ड रियलिटी थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारा दिल असल में एक प्रिसिजन पंप है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बल्कि एक एस कर्व में होती है, और हमारी मांसपेशियां वो किसी मशीन के लीवर की तरह काम करती हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग, राइट? साल 1507 में दा विंची ने एनाटॉमी के एक विद्वान मार्केंटोनियो डेला टोरे के साथ पार्टनरशिप की, और इसके बाद उनकी रिसर्च ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल थी। वो दिन भर लाशों की चीर-फाड़ करते, धमनियों का बारीकी से नक्शा बनाते, और दुनिया में पहली बार उन्होंने ये पता लगाया कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से इंसानों की नेचुरल मौत आखिर कैसे होती है। रातों रात वो 200 पन्नों का एक पूरा मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहे थे, वो भी एकदम परफेक्ट क्वालिटी में। लेकिन फिर 1511 में एक प्लेग महामारी आ गई और उनका ये अस्पताल का एक्सेस बहुत ही दुखद तरीके से हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यहाँ जो बात सामने आती है ना, वो सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है। दिल के काम करने के तरीके को समझने के लिए दा विंची ने एक लिटरली पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बैल के दिल के अंदर पिघला हुआ मोम डाल दिया। जी हाँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि खून हमारे दिल के अंदर किसी सीधी लाइन में नहीं बहता, बल्कि वो एक भंवर या कहें एक स्पाइरल के रूप में बेहद एफिशिएंट तरीके से फ्लो करता है। क्या विजन था उनका! तो अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, जीनियस का संघर्ष, अपने अंदर की जंग। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एक तरफ तो दा विंची विज्ञान के क्षेत्र में 200 साल की छलांगे लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे। वो खुद को नाकाबिल समझने की भावना से बुरी तरह जूझ रहे थे। दा विंची हर छोटी से छोटी चीज पर बहुत गहराई से ध्यान देते थे। उनमें पैटर्न्स को पहचानने की कमाल की क्षमता थी, लेकिन वो हद से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी रहते थे। उनसे कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता था। आज के मॉडर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनमें ADHD के बहुत ही गहरे लक्षण थे। इसी चीज ने उनके जीनियस दिमाग को फ्यूल तो दिया, लेकिन साथ ही अंदर उन्हें एक भयंकर फ्रस्ट्रेशन और निराशा से भी भर दिया। उनकी अपनी पर्सनल नोटबुक्स में एक जगह लिखा है, मुझे बताओ, क्या मैंने एक भी ढंग का काम किया है? मैं सिर्फ अपना समय बर्बाद करता हूँ। सच कहूँ तो ये नोटबुक सिर्फ भविष्य के ब्लूप्रिंट्स नहीं थे। ये एक ऐसे इंसान का बहुत ही दर्द भरा कबूलनामा था, जिसे हमेशा यही लगता रहा कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। वो एक क्रॉनिक अंडर अचीवर है। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। उनके जो काम अधूरे छूट जाते थे और उनके ऊपर जो काले जादू की अजीबोगरीब अफवाहें उड़ने लगी थीं, उनकी वजह से अल्टीमेटली पोप ने उन्हें अस्पतालों में जाने से हमेशा के लिए बैन कर दिया। इस एक फैसले ने दा विंची के रिसर्च को, उनकी खोज की सबसे बड़ी लाइफलाइन को ही पूरी तरह से काट कर रख दिया। इसके बाद शुरू हुआ उनका आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक सफ़र, फ्रांस की तरफ एक तरह का वनवास। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें एक स्ट्रोक आ गया, जिससे उनका सीधा हाथ पैरालाइज हो गया, काम करना बंद कर दिया। लेकिन वो दिमाग रुकने वाला कहाँ था। अपनी आखिरी सांस तक अपने उसी पैरालाइज शरीर के साथ उन्होंने अपने उल्टे हाथ से नई खोजों की ड्राइंग्स बनाना जारी रखा। साल 1519, उनके ये आखिरी शब्द उनके इस पूरे सफ़र के सबसे बड़े दुख को बयां करते हैं। मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इतनी तेज भागता था कि उसे अपना ही युग, अपना ही समय एक लंगर की तरह महसूस होता था, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या दा विंची की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि दुनिया उनके इस जीनियस दिमाग को कभी समझ ही नहीं पाई, या फिर ये कि वो अंत तक खुद अपने ही दिमाग को नहीं समझ पाए? उन छिपी हुई नोटबुक्स में बंद ये खूबसूरत लेकिन दर्दनाक विरासत आज भी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।